जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को ज्ञान लोक एकेडमी पे स्वागत है। आप ये देखेंगे बीपीएससी जो टीआरई एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ साउंड साउंड का। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस पर रहेगा, है ना। आंसर के साथ एनालिसिस भी होगा और बहुत मज़ा आने वाला। फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण यानी प्रोपगेशन माध्यम के कणों पार्टिकल के संचारण के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरण हो सकती है। तो देखिए, पहला से ध्यान देंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए। अब क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइएगा। तो पहले ऑप्शन चलते हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पहले तो बात ध्यान रखिए, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। कौन सा तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। कैसा? अनुदैर्घ्य तरंगे है। अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण प्रोपगेशन माध्यम कणों के पार्टिकल के संचारण कारण होता है। नहीं, ये किसके कारण होता है? तो इसका बात हम आगे कर लेंगे कि पार्टिकल माध्यम से नहीं होता है, ये वाइब्रेशन के माध्यम से होता है। प्रोपगेशन संचारण जो होता है ना, पार्टिकल जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन। ठीक है, और ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरण करती है। नहीं, ध्वनि तरंगे के लिए निर्वात में संचरण नहीं करती है। इन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है। किसके? इन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका तीनों ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एनालिसिस भी है साथ ही साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डी है ऑप्शन। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, ध्वनि संचारण में माध्यम के कण के आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ। विक्षोभ मतलब होता है डिस्टरबेंस, लिखा हुआ है डिस्टरबेंस ही संचारित होता है। अतः ध्वनि तरंग वस्तुओं के कंपन वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, परंतु किसी माध्यम में ध्वनि संचरण का माध्यम के कणों का विक्षोभ संचारण के कणों से होता है। ठीक है ना, ये माध्यम के कण जो पार्टिकल संचारण है उसके कारण नहीं होता है, वाइब्रेशन के कारण। तीसरा ऑप्शन था ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, ये निर्वात में संचरण नहीं हो सकती, इन्हें संचरण माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, जेसी मैक्सवेल ने की थी। इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? तो बताइएगा, प्रकाश विद्युत का खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका खोज की थी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए इसका एनालिसिस चलते हैं, है ना। प्रकाश की विद्युत की खोज किए थे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या दी थी। यानी इसका जो ज़्यादा से बात बताएं किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश आवृत्ति के एसआई मात्रक, आवृत्ति जो है एसआई मात्रक इन्हीं के नाम से रखा हुआ है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है ना, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के एसआई मात्रक का नाम इन्हीं के हर्ट्ज के नाम रखा है, इसलिए हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज रखा गया है। इन्होंने ही जेसी मैक्सवेल के विद्युत सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि की है कि विद्युत प्रभाव जो खोज की है इसी पर, जेसी मैक्सवेल के विद्युत सिद्धांत पर। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि ध्वनि तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तीव्रता और प्रबलता, आपको तीव्रता पता होगा, तीव्रता क्या होता है, और प्रबलता पता क्या होता है? पिच, एम्पलीट्यूड, ये होता है इसका इंग्लिश मीनिंग।
तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। इसमें से क्वेश्चन करना है कि हमको सही ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है। इसलिए यहाँ देखिए, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। और प्रबलता के बारे में, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदना की माप की जाती है। तो डेसिबल जिसकी बात करते हैं, डेसिबल होता है कानों की माप करने के लिए, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न दो। बताइए क्या होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन होगा केवल टू, ऑप्शन सही होगा, केवल दो। ये दो ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? केवल दो ऑप्शन सही होगा, है ही दो ऑप्शन, केवल दो सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं एनालिसिस पे। चलिए, कह रहा है कथन एक गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि ध्वनि वो लक्षण है, मतलब वो मीडियम है जिसके लक्षण है, तो मीडियम, ठीक है, माध्यम भी इसको कह सकते हैं, जिससे उसके मोटे या पतले होने की निर्धारण होता है, तरत्व कहलाता है, ठीक है, होता है। दूसरे शब्दों में उस किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। जो मस्तिष्क से ब्रेन है हम लोग का, जिस तरह से उसका बिहेव करेगा वो तारत्व कहते हैं। और तरत्व जो होता है किस पे डिपेंड होता है? आवृत्ति पे, यानी किस पे? पिच पे, पिच पे। आवृत्ति निम्न में तरत्व का निम्न होता है। जितना आवृत्ति कम रहेगा उतना आवृत्ति तरत्व क्या होगा? पिच कम होगा। किसी एकांक क्षेत्रफल में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तरंग तीव्रता कहते हैं, एक सेकंड में। अब बता है, एक सेकंड में हमारे कान जो है कितने सुनता है? 1/10। कितना? 1/10। कितना? 1/10 से लगता है ना टाइम उसको हमारे कान में। जबकि प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया और आत्मा संवेदनशील होता है। यदि ध्वनि समान तीव्रता की हो तो फिर भी हम एक दूसरे के अपेक्षा अधिक प्रबल सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसीलिए, क्योंकि हमारे कानों के इसके लिए अधिक संवेदनशील होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था? केवल दो सही होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही ढूंढना है हमको, बताइए। हम यहाँ पे एनालिसिस इसलिए नहीं करा रहे हैं कि इसके अगले पेज पे एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से बताने में अच्छा लगता है। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सिर्फ ऑप्शन सही होगा केवल 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कथन एक सही है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होता है। अतः यहाँ बताइए कि प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। और ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल होता है कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 3 पे 8 है वो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हुआ। तो ज़्यादा यही ना हुआ, तो इसलिए कह रहा था कि कम है, तो कम है तो सही बात कह रहा है। दूसरा का ऑप्शन था इसका जो भी था कि क्योंकि ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। उसने क्या कहा था ऑप्शन में? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कहा था? कि बढ़ जाती है ना, बढ़ता नहीं है, घटता है। बात सही है,
सबसे ज़्यादा किस में होता है साउंड? साउंड पहले कि बढ़ना जो होता है सॉलिड में, है ना, सॉलिड में ज़्यादा होगा, इसके बाद होगा लिक्विड में, इसके बाद होगा गैस में। ये स्पीड ऑफ साउंड है। क्या है ये स्पीड ऑफ साउंड है। साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात याद रख सकते हैं कि 0 डिग्री जब चाल करेंगे तो कितना होगा, तो इसका फार्मूला भी होता है ना, मीटर पर सेकेंड में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना होगा, किस अवस्था पर, ठोस अवस्था में एल्युमिनियम में कितना होगा, ठीक है, एल्युमिनियम में 6420 के आसपास होगा, ये देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, पढ़ते हैं, ध्वनि बूम यानी सोनिक बूम, जो आवाज़ आता है बूम सा, ये पराध्वनिक गति के कारण उत्पन्न प्रघाती तरंगे शॉक वेव से संबंध वायुदाब में परिवर्तन वाइब्रेशन से बहुत तेज और प्रबल ध्वनि होती है ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, किसी ध्वनि की स्पष्टता ध्वनि इको सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतर आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन कहता है, अनुकरण यानी रीवाइब्रेशन बारंबार परावर्तन से ध्वनि में अस्तित्व की एक स्थिति है। उपयुक्त में से कौन से सही है? सही बोल रहा है, ठीक है ना, सही बताना है आपको। चलिए बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इसमें सभी सही है। क्या है? एक भी गलती नहीं, सभी सही है, ठीक है। चलिए एनालिसिस करते हैं। क्या है कि जो व्याख्या किया था उसने, किसी वस्तु परावर्तित ध्वनि के कारण वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है, ठीक है। इन तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन का ऊर्जा होती है। इन्हीं तरंगों के संबंध में वायुदाब परावर्तन से एक बहुत तेज प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है। बम से आवाज़ आएगा, जैसे बम फटा, कुछ फटा, तो बहुत सी आवाज़ प्रबल आएगा, सॉलिड आएगा, जिस ध्वनि बूम को कहते हैं, इसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। ध्वनि वायुयान से उत्पन्न ध्वनि बूम को इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिलाड़ियों के शीशे को तोड़ सकती है, अब भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है, इतनी आवाज़ होती है इसमें। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड, अभी बताए थे कि 1/10 सेकेंड रहता है ना, बनी रहती है हमारे माइंड में। किसी कारण से ध्वनि की स्पष्टता प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलभूत आप परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम इतना सेकेंड का अंतराल होता है। आपको एक और बता दें कि देखिए, ये हमारे कानों में सुनने की क्षमता कितना होता है, 1/10, बट और हमारे जो प्रकाश है, जो हमारी आँखों में प्रकाश हमारी आँखों में है ना, 1/16 सेकेंड तक किस चीज़ के प्रति तुरंत बना लेता है, ठीक है। तो ये बात है। इस स्थिति में जो बार जो परावर्तन होता है, टकराता रहता है, जिस कारण तब तक बन रहती है जब तक इतनी कम न हो जाए, सुनाई न पड़े, है ना। जब तक आपको देखेंगे वाइब्रेशन होता रहेगा, माइंड ऐसा डिस्टर्ब होता रहेगा, जब तक कम नहीं हो जाता तब तक ठीक नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है, स्टेथोस्कोप में चिकित्सक रोगी हृदय की धड़कन सुन सकता है। सिनेमा हॉल की छत वर्गाकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन न हो, ध्वनि सुस्पष्ट सुन नहीं जा सके। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, ठीक है ना, सही बताना है। चलिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है
जो डॉक्टर लोग देखते हैं गला में लटकाए हुए रखता है, ऐसे करके गला में लटकाए हुए रखता है ना, गला में लटकाए हुए रखता है। जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि सुनने में काम आता है, सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण चिकित्सक के कानों तक पहुंचती है। किससे? तो इसलिए ऑप्शन इसका सही था। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ तो वहाँ पे हम गलत और सही बताते चलेंगे, एनालिसिस इधर कर देंगे। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत था। दूसरा क्या कह रहा था, देख लेते हैं। दूसरा कह रहा था सिर्फ वर्गाकार बनाई जाती, नहीं सुनाई देती है। तो क्योंकि सिनेमा हॉल, कस्ट हॉल, जिसमें सिनेमा हॉल हो, कस्ट हॉल हो, जैसे कि मीटिंग हॉल हो, कोई भी हॉल हो, ठीक है, कक्ष हो, ऑडिटोरियम हो, सभी वर्गाकार बनाई जाती है, जिससे कि परावर्तक पश्चात के बाद ध्वनि जो है ना सभी भागों में एक रिफ्लेक्ट होकर काम करे और सुनाई दे। और वो कह रहा था ऑप्शन में नौ परावर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा था? परावर्तन नहीं कि नौ हो, ये कहाँ पे होना चाहिए, है ना। लाउड स्पीकर के सिद्धांत पे काम करता है ये, लाउड स्पीकर के सिद्धांत, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, ध्वनि की सभ्यता जो सुनने की क्षमता होती है, सभ्यता के परिसर रेंज ऑफ हेयरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराश्रव ध्वनि को सुन सकते हैं, मतलब कि अल्ट्रासोनिक साउंड। व्हेल, दूसरा ऑप्शन है व्हेल, हाथी अवश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मनुष्य के लिए ध्वनि की सभ्यता रेंज जो लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? सही ढूंढना है आपको। इससे क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही तीनों हो जाएगा, डी 1 2 3 सभी सही है, ठीक है ना, सभी सही है। चलिए आगे, यहाँ देख रहे हैं मनुष्य के सुनने की सभ्यता रेंज जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। अवश्रव्य जो बोलते हैं इसको इंग्लिश में इंफ्रासोनिक बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि को कहते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुछ जंतु जैसे कुत्ते, है ना, 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। परंतु जैसे जैसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती है, उनके कान आवृत्ति की सुनने की क्षमता कम होती जाती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को थोड़ा सा भी आवाज़ दोगे आ जाएगा। जैसे 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 कान कैसे खराब होते हैं, बड़े होते हैं, कान ठीक करना, कान ऑपरेशन का, इसलिए कम होता जाता है। राइनोसिरस गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनि में आता है। भूकंप आने से पूर्व कुछ जंतु परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों, है ना, जो एक घाती होता है खतरनाक, वो तरंगे निकालती है ना, अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। जो जंतु सावधान हो जाते हैं, जैसे अब डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, पोर्पोइज हो गया, चूहा हो गया, ये सब क्या होगा? ये सब होगा अल्ट्रासोनिक का, ये अल्ट्रासोनिक साउंड है सब। एक सिंपल सा ट्रिक लगाना थोड़ा सा, कि जिसके कान बड़े हो, है ना, एक कान बड़े हो, जिसके कान बड़े हो, ठीक है, उसको चाहिए ज़्यादा सुनने की क्षमता, है ना। बड़ा कान है तो ज़्यादा, क्या, ज़्यादा सुनना। तो ये सब क्या आएगा? सुनना। ये सब किस में आएगा? इंफ्रासोनिक में, इंफ्रासोनिक साउंड आएगा इसमें, ठीक है, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
ऐसे भागों की सफाई जहाँ तक पहुँचना कठिन हो, धातु के ब्लॉक पिंडों में दोषी की जांच, ब्लड धातु के ब्लॉक पिंड जो ब्लॉक हो जाता है, गुर्दे की पथरी को बारीकी कणों को तोड़ना। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से प्राश्रव्य ध्वनि या पराध्वनियों का अनुप्रयोग है, माने प्रयोग करता है? तीन ऑप्शन बताइए। प्राश्रव्य ध्वनि को बता देते हैं, अल्ट्रासोनिक सोनिक साउंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए, ध्वनि अवरोधी स्थिति में निश्चित स्थान में गमन करती है। चिकित्सा में चिकित्सा में बहुत चिकित्सा में बहुत अधिक अनुप्रयोग होता है इसका। ऐसे भागों तक पहुंचना होता है जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना, नली विशेष हो, है ना, आकार में पुर्जे, इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे अल्ट्रासोनिक का साउंड क्या होता है, जैसे कि समझिए कि बहुत से चीज़ों में इसको पता करने के लिए, छोटे छोटे चीज़ों को, जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज में क्रैक आ गया है, इसके लिए पता करना अल्ट्रासोनिक का। ब्रिज आ गया, ब्रिज में पता करना अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ब्रिज आ गया, ईसीजी आ गया, है ना, ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट, ईईजी, इंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ क्या होगा, ये हो जाए हार्ट के लिए, ये ब्रेन के लिए, है ना। अब जैसे बात करते, अभी जस्ट बात किया था, जैसे किसी चीज़ का ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज को पता करना, ठीक है, पथरी का पता करना, पथरी जैसे कि, है ना, स्टोन पता करना स्टोन का, पथरी का पता करना, किसी नली जाम हो गया, कोई चीज़ जाम हो गया है शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बात करने, चेक करने के लिए, सभी चीज़ में सबका यूज होता है। छोटे गुर्दे की छोटी पथरी को बारीकी से कणों को तोड़ने के लिए भी इसका क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। बाद में मूत्र के साथ बहा दिया जाता है इसको। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल के लिए पराध्वनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। दूसरा है, चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनिक तरंगे उत्सर्जित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक सही है न दो सही है। इसका ऑप्शन 1 2 सही है, केवल बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है सिर्फ। चलिए आगे देखिए, सोनार जो होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार होता है ना, ये वायु और दिशा में पता करने के लिए नहीं होता है, वायु के लिए नहीं होता है। क्या होता है, वायु के लिए नहीं, है ना। ये समुंदर के नीचे पानी की पता करने, उसमें जो कितनी गहराइयाँ हैं, उसमें कितनी कहाँ पे पत्थर है, पहाड़ है, कहाँ पे कोई जीव है, कहाँ पे क्या चीज़ है, उसको पता करने के लिए पता किया जाता है। ठीक है ना। आपको पता है, जो भी पहाड़ होता है वो धरती के पानी के सतह से 10, जितना नीचे होता है उसका 10 गुना ऊपर नीचे होता है, जितना ऊपर होता है उसका 10 गुना नीचे होता है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है ना, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए एक है ऊपर में, तो इसका 10 गुना नीचे पहाड़ बना हुआ है, 10 गुना नीचे रहता है ये 10 गुना नीचे होता है ना। ये सब पता करने के लिए, इसका डिटेक्ट करने के लिए, है ना, डिटेक्ट करने के लिए इससे किया जाता है। दूसरा ऑप्शन था, इस चमगादड़ पता क्या था जी, सही बोल रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन है, पाइपवाइज मछली भी अंधेरे में संचालन व भोजन के लिए खोज ध्वनि को तरंगे का उपयोग करती है। पाइपवाइज मछली याद रखिएगा, पाइपवाइज मछली जो है अंधेरे में वो भोजन की तलाश में रहती है और वो अल्ट्रासाउंड निकालती रहती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ही क्वेश्चन है, अब जस्ट अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनिक तरंगे के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए।
पराध्वनिक तरंगे से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। आंतरिक अंगों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तथा अल्ट्रासोनिक में पराध्वनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? सही बताना है आपको। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों, दोनों सही है। ठीक है। पराध्वनिक जो है अल्ट्रासाउंड है, यंत्र का प्रयोग मानव के शरीर के अंतर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रतिबिंब माने छाया बनाने के लिए किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए किसी का स्टोन है, पेट में पथरी है, उसको छाया बनाएगा तो अल्ट्रासाउंड मारेगा, सेट करेगा साउंड से, तभी ना उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हार्ट है, क्या हार्ट धड़कता है ना, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है तो बनाता रहता है ना, तो ये प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, जब हो सकता है। इस तकनीक में पराध्वनिक तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा इस परावर्तित हो जाती है। ठीक है। विद्युत, क्या लिखा है? विद्युत संकेतों में परावर्तित करके अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। यह सूचक स्कैनर जैसे स्कैनर की तरह काम करता है ना। जैसे पित्ताशय हुआ, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, गुर्दा, पथरी, विभिन्न अंगों में अर्बुद, ट्यूमर का पता लगाने के लिए पता किया जाता है अल्ट्रासोनिक का। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिग्राफी है ना, अल्ट्रासोनिग्राफी का उपयोग गर्भकाल में, अल्ट्रासोनिक जैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिग्राफी। गर्भकाल में भ्रूण की पता करने के लिए किया जाता है। जन्मजात के दोषों के, उसकी वृद्धि का पता लगाने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। मानव के कर्ण के बारे में बताना है, कान के बारे में। कह रहे हैं श्रव्य आवृत्ति द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। अश्रव्य आवृत्ति द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को श्रव्य आवृत्ति में बदलता है। वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को अश्रव्य आवृत्तियों में बदलता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है, सही से लग रहा है? अश्रव्य आवृत्तियों द्वारा वायु में जो होने वाले दाब है ना, विद्युत संकेतों में बदलता है। जो मान लीजिए कोई साउंड है, वाइब्रेट हो रहा है वायु में, एयर में, इससे बाजा बज रहा है, गाना जो रहता है, क्या हो रहा है? ये सब ध्वनि की आवृत्ति वायु में परिवर्तित हो रहा है प्रेशर को। अश्रव्य जिसे हम सुन नहीं सकते, अश्रव्य मतलब सुन नहीं सकते। अगर वायु में होने वाले दाब परिवर्तन को संकेत में बदलता है। कैसे? जब उसको सुन ही नहीं सकते हैं, जैसे वाइब्रेट कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे पता करेंगे? इसका क्या होगा? ऑप्शन ये गलत। वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को श्रव्य आवृत्ति में बदला जा सकता है। क्या वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय मैग्नेट से क्या इसमें लेना देना है? वाइब्रेशन रहता तो समझ सकते थे। वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को अश्रव्य ध्वनि बदल देता है। जब वायु अश्रव्य ध्वनि बदल, जब वायु चुंबकीय परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो अश्रव्य ध्वनि क्या बदलेगा? क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको अच्छा लगे मेरा चैनल, मेरे पढ़ाया हुआ चीज़ थोड़ा भी, तो इसका यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, देख सकते हैं। बाहरी कान को कर्ण पल्लव बोलते हैं। प्रवेश में ध्वनि एकत्रित करते हैं। इसी ध्वनि से श्रवण नलिका के सिरे पर उपस्थित कर्ण पट्टिका झिल्ली कंपन करती है, जो पिछला वाला कार्टिलेज का होता है, जो कंपन वाइब्रेट करता रहता है। मध्य कान में जो विद्यमान होता है 3 हड्डियाँ है ना, मध्य कान में मुद्रक, निहाय, वल्यक, इन कंपनों दाब प्रेशर को गुना बढ़ाकर आंतरिक कणों को संचारित करती है। आंतरिक कणों में कोलिया द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों के परिवर्तन किया जा सकता है। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचने और उसके मस्तिष्क तक ध्वनि को व्याख्या करने में होता है। हमारे पता है हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डी होती है, इसको नाम याद करते हैं मीस से, है ना।
मेलिसस लिकस इनकस स्टेपस, सबसे छोटी हड्डी। तो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिएगा एंड शेयर। यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।